हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत करता हूं हमारा अपना यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग जो करने वाले हैं वह हमारा सेकेंड चैप्टर। पहला चैप्टर एकदम बढ़िया से फिनिश कर चुके हैं हम लोग, उसका प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देख पाए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया, आप वहां जाके जरूर देखें, क्योंकि पहला सिलसिलेवार ढंग से अगर कोई चीज कीजिएगा सीक्वेंस में तो बढ़िया होता है। ठीक है, तो आप बढ़िया से पहला चैप्टर कीजिए और अगर कर लिए तो आइए हमारे साथ फिर से जुड़िए और बढ़िया से हम लोग आज दूसरा चैप्टर जो है पूर्ण संख्याओं पर आधारित कुछ संक्रियाएं हैं तो उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे और जो भी होगा आज पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़िया से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा होने वाला है, तो हम लोग ये चीज जानते हैं, पहले से आप लोग को बता दिया गया पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, हमारा जो दूसरा चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जानने वाली बात है जो पूर्ण संख्याएं क्या है। तो पूर्ण संख्या आप लोग को पहले ही पहला चैप्टर में करवा दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, शून्य समेत गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या संख्याएं कहते हैं। ये सिंपल सी बात है कि शून्य के रखते हुए, मतलब शून्य को लेते हुए और जो भी गिनती की संख्या होती है जहां तक भी जाएगी, ठीक है, वो सारा आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा जो यहाँ से चालू होता है बढ़िया से, इस चैप्टर का यहाँ से शुरुआत होगा और यहाँ से एकदम बढ़िया से करने वाले हैं। आप कुछ कुछ चीजों को याद भी करना पड़ेगा आप लोग को, और कुछ कुछ चीजें जो होंगी उसे याद हम भी करवा देंगे आप लोग को। ठीक है, लेकिन हाँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग का कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी छूटेगा तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखिए चालू करते हैं हम लोग। तो हमारा है आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, कुछ जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जो पूर्ण संख्या, इस चैप्टर में 4 प्रमुख नियम है, उस नियम के बारे में जानना है। संवरक नियम है पहला। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं, ये कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए जो भी हम लोग नियम पढ़ेंगे इसमें 2 फैक्टर है, एक जोड़ का, एक गुना का। बस जोड़ और गुना पे ही ये नियम जो होगा वो लागू होगा चारों नियम में। ठीक है, तो जोड़ और गुना वाला पे हम लोग चलेंगे, ये ना ही भागा के लिए है और ना ही घटाव, मतलब कि माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, केवल ये जोड़ होगा और गुना होगा। ठीक है, तो चलते हैं संवरक नियम में। ठीक है, क्लोजर लो। तो देखिए इसमें जोड़ के लिए क्या तरीका है, तो ये सिंपल सी जो हम लोग जोड़ते हैं, a प्लस बी बराबर c। ठीक है, ये जो जोड़ते हैं आराम से सिंपल है। 5 + 4 = 9, जो हम लोग जोड़ते हैं सिंपली वही है, कुछ ये मतलब बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर गुना का कुछ नहीं है, गुना भी उसी तरह सिंपल है, a × b = c। मतलब c यहाँ पे ऐसा नहीं कि a × b गुना करने पे c आता है, ऐसा नहीं, ये केवल आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में बिठाने के लिए ABC के फॉर्म में है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो डिजिट के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो डिजिट के फॉर्म में ये आपको दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए 5 × 6 है, तो आप लोग गुना तो जानते हैं बहुत बढ़िया से आप लोग। ठीक है, तो 5 × 6 आपका 30 होता है। ठीक है, उसी प्रकार 9 × 9 भी आपका 81 होता है, ये सिंपल सी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला नियम ये था, तो ये नियम आप लोग को पता है, ठीक है, पहले से भी। चलिए अब आते हैं हमारा दूसरा नियम जो है साचार्य नियम। ठीक है, साचार्य एसोसिएटिव लॉ जो है। ठीक है, तो इसके बारे में, ये भी हम लोग कोई बड़ा चीज नहीं, ये भी बहुत सिंपल है। तो इसके बारे में क्या है कि देखिए इसको कैसे किया गया है। इसका देखिए आपको सबसे पहले a + b + c, इसको ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, फिर क्या किया है कि बराबर में a + b को ब्रैकेट में डाल दिया है और प्लस c किया है। और इस तरह से अगर दोनों पक्ष में, मतलब कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ठीक है, मतलब दाहिना हाथ और बाएं हाथ तरफ दोनों जो बराबर के साइड में है, ठीक है, तो वो दोनों बराबर होगा तो वह साचार्य नियम होगा, एसोसिएटिव लॉ होगा। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, 5 + 6 + 3 = 5 + 6 + 3। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये बराबर है या नहीं है तो आप लोग जोड़ के देखिए। सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं 5 6 और 3। आप लोग को पता है कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहां पे आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, बोर्ड मास वाला। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। ठीक है, तो जब ब्रैकेट का काम होता है सबसे पहले हम लोग यहाँ ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का काम में 6 + हमारा 3 है, तो 6 + 3 कितना होता है, 9 होता है। और 9 है, अब 9 और फिर 5 को प्लस कर देंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 14। तो अगर सर 14 इधर आ गया आपका लेफ्ट हैंड की ओर, तो राइट हैंड की ओर देखिए क्या आता है, 14 की नहीं आता। अगर आ जाएगा तो बराबर है, नहीं तो फिर ये नियम गलत है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 6 और 5 11 होता है और 3, तो हम मेरे अनुसार, मतलब मेरे अनुसार क्या सही में ये 14 आ गया। ठीक है, दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये साचार्य नियम को फॉलो करता है। क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसका। ठीक है, ये एकदम ऐसा नहीं कि कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, इसका सिंपल यही क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, केवल यही ABC के फॉर्म में या फिर डिजिट के फॉर्म में दे देगा और पूछ देगा कौन सा नियम है। ठीक है, उसी प्रकार गुना में देखिए, तो गुना में a × b × c है, ब्रैकेट में b और c को डाला है। ठीक है, फिर उसी प्रकार यहाँ पे बराबर में a × b को ब्रैकेट में डाला है और c को अलग से गुना में रखा है। ठीक है, अब इसको आप गुना करके देखिए, ये गुना में भी आपका आ जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा दोनों साइड। ठीक है, चलिए हमारा तीसरा जो है कर्म विनिमय नियम।
ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे जोड़ के लिए और गुना के लिए। तो जोड़ में ये सीधा सीधी कुछ नहीं है, मतलब पलटना है। ठीक है, जैसे ए बी लिखा है तो बी ए कर दिया है, मतलब उठा के मुड़ पैर ऊपर कर दिया और गोड़ माथा नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये किया, बस कुछ नहीं, सिंपल है। तो दोनों को जोड़ के देखना है। अगर ए बी ए का बराबर हो जाए, मतलब ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के, तो वो नियम को कर्म विनिमय नियम कहते हैं। हाँ, अगर गुना में भी, तो गुना में क्या होता है कि गुना में बस कुछ नहीं है, ए इंटू बी है, जब ए इंटू बी जब है तो उसके बराबर में बी इंटू ए भी अगर बराबर हो गया, इसका मतलब वो नियम कर्म विनिमय नियम है। तो देखते हैं, हम लोग करके देखते हैं। अगर हम लोग प्रूफ से चलेंगे, मतलब कि लगेगा हाँ होना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए 5 + 6 आप जोड़िए और 6 + 5 जोड़िए। अगर नहीं आता है, अगर आपको बराबर नहीं होता है तो कर्म विनिमय नंबर नहीं है। ठीक है, और अगर आ जाता है तो सीधा सीधी ये कर्म विनिमय नंबर कम्यूटेटिव लॉ है। हाँ, तो कुछ नहीं है, ये केवल इसको अदला बदली किया गया है, सिंपल सी है, कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा कुछ नहीं, अपने आप में बहुत सिंपल है। उसी प्रकार देखिए इसको भी किया, कुछ नहीं किया, ए इंटू बी बराबर किया बी इंटू ए। ठीक है, अगर इस तरह से आ गया, आपको गुना करके देखिए 5 × 3 आपका 15 होता है और 3 × 5 भी आपका 15 ही होता है। इसका मतलब दोनों साइड दायां और बायां दोनों तरफ से बराबर है। इसका मतलब ये कर्म विनिमय मतलब की नियम है। अगर ऐसा कभी आप लोग को देखने मिलता है क्वेश्चन में, तो आपको मारना होगा। अब जो आता है हमारा ये नियम, देखिए ये नियम आपका ना एक पेज में इसीलिए लाया गया क्योंकि ये नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर जो बंटन नियम है, ठीक है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये हर जगह एग्जाम, अब आप सोच लीजिए, अब अभी नहीं, बचपन से आप तो पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी 3 क्लास से लेके अब जब तक मैथ को पढ़िएगा, मैथ ही नहीं, ये कंप्यूटर में भी होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग में भी पढ़िएगा तो रीजनिंग में भी आता होगा ये वाला। ठीक है, तो बहुत सारा है, मतलब कि जब आप शुरुआत अब कर चुके हैं, इसका मतलब इसको लंबे समय तक आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो क्या है बंटन नियम, देख लीजिए, कुछ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सुनने में लग रहा है, और यहाँ पे लिखा है बंटन नियम, इसको बांटना याद रखिए बस। ठीक है, तो बांटना है, देखिए बांटेंगे। यहाँ पे ए इंटू क्या किया गया, बी प्लस सी किया है। देखिए बांटेंगे कैसे, इसको बढ़िया से बांटेंगे। क्या करेंगे कि बी को और ए के साथ पहले बांट देंगे, फिर बी और मतलब कि ए और सी को बांट देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए इंटू बी किए हैं, और ये जो प्लस हमारा यहाँ पे था प्लस, ठीक है, ये बीच में जो प्लस दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस जो दिख रहा है, ये प्लस को हम लोग यहाँ बीच में लिखे हैं और इसको इस तरह से ए इंटू सी कर दिए हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, चलिए। तो देखिए अब हमारा उसका कुछ एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, 9 इंटू 4 + 6। ठीक है, इसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, केवल कुछ नहीं किया गया, बहुत सिंपल है। और ये आपका 9 इंटू 4 + 9 इंटू 6 किया गया है। ठीक है, तो ये नियम आप लोग अभी से ही पूरा दिमाग में बिठाइए। अगर एक बार में नहीं याद हुआ है तो इसको 2-4 बार बोलिए, लेकिन बोलिए। ठीक है, इसको आप रिपीट कीजिएगा बार बार। तो ठीक है, ये मतलब बोल रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप जब भी पढ़िएगा, कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी टर्म पढ़िएगा, तो वहां धीरे धीरे ये पहुंच ही जाता है लगभग। ठीक है, तो वहां कोशिश कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया है, ये क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा इसको करने का। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस ये दोनों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया। इसको आपको जो कमेंट बॉक्स होता है ना, कमेंट बॉक्स, उसमें जाके आपका इसका आंसर पेस्ट कर देना है बढ़िया से, ताकि हम लोग देखें कि आप क्या क्या बना रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग का जो होने वाला है वो है इकाई तत्व। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बारे में जानना है। तो कुछ नहीं जानना है, कुछ प्रॉपर्टी है जो शून्य से जुड़ा हुआ है, मतलब 0 से जुड़ा हुआ है, और कुछ प्रॉपर्टी जो है 1 से, मतलब कि इकाई से जुड़ा हुआ है, मतलब जो हम लोग 1 पढ़ते हैं ना, उससे इकाई तत्व। ठीक है, तो 2 तत्वों के बारे में जानने वाले, शून्य और इकाई तत्व। तो शून्य के गुण के बारे में, शून्य का कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में जानेंगे। तो शून्य का क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी संख्या में जो शून्य को जोड़ा जाए या घटाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए या घटाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे में देखिए 5 प्लस यहाँ पे 5 - 0 किया गया है, तो 5 - 0 किया गया है, तो क्या बदल गया? नहीं बदलता, 5 ही रहा ये। ठीक है, उसी प्रकार 11 + 0 किया गया तो 11 ही रहा।
ठीक है, तो एक नियम हमारा सीधा सीधा हो गया कि कोई भी संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही डिजिट होगा, मतलब उतना ही संख्या होगा। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा क्या है, तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि शून्य कोई भी संख्या के साथ अगर शून्य को गुना करते हैं, शून्य के साथ या फिर कोई भी संख्या के साथ शून्य को गुना करते हैं या शून्य के साथ कोई भी संख्या गुना करते हैं, ठीक है, तो हमेशा जो हमारा आंसर होगा मतलब गुणनफल होगा वो हमेशा शून्य होगा। मतलब शून्य किसी के साथ भी गुना में रहे वो सीधे सबको बर्बाद करता है। ठीक है, ये दिमाग में बिठाना है कि शून्य जिसके साथ भी गुना में जाएगा उसको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, ये हमारा दूसरा नियम था। अब तीसरा में देखिए, तो तीसरा क्या है कि किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य होता है। किसी भी किसी संख्या से शून्य को, मतलब कि किसी भी संख्या को शून्य से, मतलब शून्य हमारा ऊपर होगा, मतलब कि और उसको भाग देंगे हम लोग नीचे वाला से। ठीक है, मतलब कि 0 ऊपर होगा और नीचे हमारा कोई भी यहाँ पे डिजिट होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति में उसका जो भागफल होगा वो हमेशा जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत शून्य से किसी संख्या को भाग देने की अगर कोशिश करें हम लोग कि शून्य से अगर भाग देते हैं कोई भी चीज को, कोई भी डिजिट को अगर शून्य से भाग देने की कोशिश करेंगे तो ये मैथमेटिकल टर्म में, मतलब कि गणितीय जो तथ्य हैं उनमें ये अर्थहीन हो जाता है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग को एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी संख्या मतलब कि शून्य को किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका वैल्यू जो भागफल होगा वो 0 ही आएगा। लेकिन अगर थोड़ा आप स्मार्ट बनने का कोशिश कीजिएगा, और बनना भी चाहिए, अगर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं सर डिजिट को हम लोग ऊपर रखते हैं, मतलब डिजिट को कोई भी संख्या को 0 से भाग देते हैं, तो वैसी स्थिति में आपका जो आंसर होगा केवल एक अर्थहीन होगा। ठीक है, जो संख्या अस्तित्व में होगा ही नहीं, अभी तक नहीं बना है। ठीक है, अगर जब बन जाएगा तो फिर आपके पास फिर से वीडियो ले आएंगे बढ़िया वाला। ठीक है, अभी तो नहीं बना है अभी तक। ठीक है, ऐसा चलिए और आगे चलते हैं। हमारा चौथा जो नियम है इसमें, शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर परिणाम 1 मिलता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये शून्य हो गया, अब शून्य के पावर हम लोग 0 रख दिए, इसका वैल्यू अगर सोचिएगा कि कितना आएगा तो ये भी अभी तक अज्ञात है, इसके बारे में भी अभी जानकारियां है नहीं अच्छा से। ठीक है, तो ये अभी अनडिफाइंड इसका आंसर होता है, मतलब कि इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, इसका अभी कोई निश्चित वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। लेकिन अगर 0 छोड़कर कोई भी संख्या हो, 0 छोड़कर कोई भी संख्या के ऊपर अगर ऐसे डिग्री की जैसा मतलब कि 0 लगा हो, शून्य लगा हो, तो उसका परिणाम हमेशा 1 होगा, या फिर वो कोई भी हो। आपके ऊपर भी अगर शून्य लगा देंगे और अगर उसका वैल्यू पूछेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, समय हो रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि याद हो आप लोग जल्दी। एक के गुण, मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ 1 का प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो 1 का कुछ नहीं, 1 किसी के साथ भी गुना होगा, मतलब इसका तो प्रॉपर्टी मैन है कि अगर आप लोग कोई भी संख्या के साथ अगर 1 को गुना करते हैं यार, हाँ गुना ही करते हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू में कोई परिवर्तित नहीं होता। और अगर जोड़िएगा घटाइएगा तो फिर फर्क पड़ता है। ठीक है, भाग दीजिएगा तो वहां भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन इतना ये छोटा सा चीज था, 1 के बारे में ज्यादा जानना नहीं है, 0 थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए 0 बारे में हो गया थोड़ा। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो होने वाला है ये आपका चैप्टर का सोच लीजिए, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है अब स्टार्ट हो चुका है, वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल। सोचिए यहां से आपको आपका जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में, पूरा खेल यही है। अगर ये चार्ट आप लोग को पूरा तरह याद हो गया, ठीक है, ये चार्ट अपने दिमाग में आप लोग मतलब क्या होते हैं स्टोर कर लिए, तो सोचिए कि पूरा इस चैप्टर का आप लोग बादशाह बन चुके हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, समझे तो क्या डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, तो 2 से, अब 2 से कोई भी संख्या, जैसे मान कोई भी संख्या आप लोग को दे दिया जाए और उससे पूछ दिया जाएगा ये 2 से विभाजित है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछता है और पूछ भी रहा है, हर साल पूछता है। ठीक है, तो आप लोग को जानने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा देखिएगा बढ़िया से, याद भी कीजिएगा तो याद हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, तो 2 से वही संख्या विभाज्य होगा, मतलब कि विभाजित होगा जिसका इकाई स्थान, अब इकाई स्थान कहाँ होता है, तो कोई भी संख्या लिखा हो जैसे 5, 6, 7, 8,
तो इसका जो हमेशा दायां साइड वाला, सबसे दायां साइड वाला, ये जो होगा वो हमेशा इकाई संख्या होगा, इकाई अंक होगा, सॉरी इकाई अंक होगा वो आपका सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो ये चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इकाई अंक अगर आपको छाटने आ गया, वो भी बताएंगे अभी लास्ट में, वो भी है। ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे, लेकिन फिर भी यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इकाई अंक जिसका ये लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला, 0 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये कहीं भी दिख जाएगा आपको, ठीक है, कोई भी बड़ा से बड़ा जो नंबर होगा, संख्या होगा, ठीक है, उसके अंतिम अंक में, अंतिम अंक जो होगा वो 0, 2, 4, 6 दिख जाएगा, वो 2 से पूरा तरह से विभाजित होगा, वो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारा तीसरा में, 3 से कौन कौन है। तो 3 से कौन कौन है, तो 3 में कोई, अच्छा एक मिनट, ये पहले 2 बता दिए ना, 4 बता लेते हैं पहले। ठीक है, तो 4 देख लीजिए। 4 क्या है कि यदि अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगा, मतलब होगा, अगर होता है तो वो संख्या क्या होगा, पूरा। अगर अंतिम 2 वाला अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे में क्या होगा, तो जैसे में आप ले लीजिए कुछ भी, क्या ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं 700, सॉरी हम लोग लेते हैं 864 लेते हैं, 864 ले लीजिए। ठीक है, अगर 864 लेते हैं, इसको आप 4 से भाग देके देखिए। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग लास्ट पीछे वाला देखेंगे कि ये तो 4 से विभाजित है या नहीं। तो ये देख लीजिए, अगर होगा तो सोचिए कि इसका मतलब ये पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। अब जैसे 4 से भागा दीजिए इसको 64 को, तो क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 छक 4, एक बार में 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, और फिर 24 हो जाएगा, तो 4 छक 24। इसका मतलब कि 4 से ये पूरी कट रहा है। ठीक है, लास्ट मतलब कि अंतिम 2 जो संख्या है, ठीक है, अगर वो दोनों कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए एक मिनट, इसको मिटा लेते हैं हम लोग सबसे पहले, थोड़ा गंदा लगेगा नहीं तो। अब आते हैं 8 में, 4 के बाद थोड़ा 8 देख लीजिए, क्योंकि ये भी सेम है। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता है, अंतिम 3 अंक, समझे, उस समय सबसे पहले 2 में क्या था कि 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 था। उसी प्रकार 4 में क्या था कि अंतिम 2 संख्या अगर 4 से विभाजित होगा तो वो पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। उसी प्रकार कोई भी संख्या में कोई भी संख्या लिखा हुआ, उसका अंतिम 3 जो संख्या होगा, अंक होगा, अंतिम 3 अंक जो होगा वो 8 से अगर विभाजित होगा तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3 में, 3 वाला माते, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी अंक देता है, जैसे में कोई मान लीजिए कि 5, 6, 7, ये आपको कोई दिया है, संख्या दिया, इससे पूछ रहा है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो हम लोग जांच लेते हैं। तो जांचने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, इसको जोड़ देना होगा, आपस में जोड़ दीजिए। तो कितना हो, 6, 5, 11, 11, 6 कितना होता है, 11, 6, 18। तो 18 क्या 3 से विभाज्य है, 18 3 से विभाज्य है, तो बिल्कुल विभाज्य है 18 3 से, 3 6 18। तो इसका मतलब कि 3 से यह पूरा संख्या जो 567 था, ये पूरा संख्या कितना से 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए अब आते 5 में। 5 में कुछ नहीं, 5 का सीधा सीधी इकाई अंक में 0 और 5 दिख जाए, इसका मतलब वो संख्या 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, 6 में कुछ नहीं है, 6 में भी 2, अगर वह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रहा है, कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वह 6 से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा 7 वाला, तो 7 वाला आपको यहां नहीं बताएंगे, 7 वाला अंदर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, वहां बताएंगे बढ़िया से, वो हल्का होगा, ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, ये आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, लेकिन वो वाला बताएंगे उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वहां बताएंगे वहां पे। ठीक है, आते हम लोग 9 में। तो 9 में कुछ नहीं है, 3 जैसे था उसी प्रकार 9 है। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाज्य होगा, इसका मतलब कि वह संख्या पूरा तरह से 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, मतलब कि जोड़ने पे जो भी होगा, अंक को जोड़ देना आपस में, और जोड़ने पे अगर वो 9 से विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब वो संपूर्ण जो संख्या होगा वो भी 9 से विभाजित होगा। ठीक है, फिर 11 देख लीजिए। तो 11 क्या है, विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभक्त होता है। मतलब अगर होगा तो इसका मतलब वो पूरा संख्या क्या होगा, 11 से विभक्त होगा, सीधा सीधी। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा एग्जांपल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, केवल ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिए। 13 आप लोग को उतना पढ़ना नहीं है, 13 कोई इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। ठीक है, तो 13 को छोड़िए,
चलिए अब आते हैं, हमारा यहां से चालू होता है हम लोग को, जो अच्छा से करने वाले हैं फास्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि पूरा तरह से बता चुके हैं तो कुछ नहीं है। दो से विभाजित क्या होगा, तो दो से जिसमें जिसके अंतिम में 0 2 4 6 8 दिख जाएगा वो दो से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 998 है, इसके लास्ट में 8 है और 8 दो से विभाजित है, इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या दो से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 4 में। तो 4 में क्या था कि 4 में अंतिम दो संख्या, तो अंतिम दो संख्या अगर 4 से विभाजित होगा, अंतिम दो संख्या जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए 36, तो 36 4 से विभाजित है, 4 से है, बिल्कुल है सर, 4 के बाद 36 तो 9 बार में आ जाता है। ठीक है, तो ये विभाजित है, इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या 4 से विभाजित होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ लिख दिया गया, आप लोग थोड़ा बढ़िया से आप लोग आराम से पढ़ के इसको रोक रोक के सारा देख लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सिंपल सी आप लोग को याद करवाने के लिए कर रहे हैं फास्ट में। ठीक है, अच्छा 8 से क्या है, तो 8 से अंतिम तीन संख्या, अंतिम तीन संख्या अगर 8 से विभाजित होगा, इसका मतलब संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगा, ये था। ठीक है, तो अंतिम तीन देखिए 872, 872 लीजिए आप। ठीक है, सॉरी 872, इसको आप भागा दीजिए 8 से। ठीक है, तो एक बार में 8 खत्म। ठीक है, इधर फिर 72, 72 भी आपका धीरे धीरे, मतलब अब ऐसा नहीं कि भाग आपको करके दिखाएंगे टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी 72 आपका कट जाएगा, कितने बार में, 8 9 72, 9 बार में कट जाएगा, 19 बार में पूरा तरह से ये संख्या इस तरह से, मतलब 19 बार में नहीं, मतलब कि यहाँ पे इस तरह से कट जाएगा, ये कट जा रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू पूरा तरीके 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या 8 से विभाजित होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये ले लीजिए। ठीक है, इसके भी अंतिम जो तीन अंक है वो 8 है, 8 0। ठीक है, ये है, तो इसमें आप 8 से भाग दी, बिल्कुल कट जाएगा सर, एक बार में तो मतलब कि ऐसे ही कट जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, 8 ऐसे कटेगा, 8 कटेगा, फिर आपका 0 तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका कट जा रहा है। ठीक है, तो ये भी पूरी संख्या क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए बढ़िया से आप लोग थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 8 वाला भी आपका 2 बता दिया गया है, 3 4 बता दिया गया और 8 बता दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। अब आता है 3 से। तो 3 में क्या बताए थे कि जो भी संख्या पूछा, जैसे संख्या यहां पूछा है आपसे 995। देखिए इसका जितना आप एग्जाम्पल से थोड़ा कोशिश कीजिएगा इसको मतलब कि दिमाग में रखने का, जितना एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिएगा उतना आपके दिमाग में ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस तो हम करवाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तो देखिए यहाँ 954 था। ठीक है, 954 क्या कुछ नहीं किया, देखिए 954 को यहाँ पे इस तरह से जोड़ के फॉर्म में लाया और 18 देखा। ठीक है, अब 18 देखिए क्वेश्चन 3 से विभाजित था, पूरा तरह से 18 3 से विभाजित है। ठीक है, इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या जो 954 है ये भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आते हैं मतलब 9 से। तो 9 से क्या था, बस सेम चीज, अंकों को जोड़ना है और उस 9 से वो अगर वो विभाज्य हो जाता है अगर संख्या, तो पूरा तरह से 9 से जोड़ लीजिए। यहाँ पे अगर आप ऐसे कर सकते हैं 7 + 8 + 9 + 4 + 9 + 6, इसको जोड़िए और अगर जोड़ने पे 9 से अगर वो विभाज्य हो जाता है, ठीक है, अगर 9 से वो विभाज्य हो जाता है, इसका मतलब संपूर्ण संख्या जो है वो 9 से विभाज्य होगा। तो आप लोग जोड़ जोड़ के देख लीजिएगा, अगर होता होगा तो 9 से विभाज्य, अगर नहीं होता होगा तो नहीं है। अगर आप लोग इसका क्या कीजिएगा, इसको भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है आपको पेस्ट करना है, जोड़ के देखना है, अगर आता है हाँ और नहीं में आंसर देना है। ठीक है आप लोग को, ठीक है, हमारा 9 का विभाज्य। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा 6 से विभाजित वाला। अब 6 वाला देखिए ये भी एकदम मस्त है, कोई भारी नहीं है, थोड़ा बहुत मजा लेगा क्वेश्चन आप लोग का, लेकिन कोई दिक्कत डरने वाला बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको 2 और 3 से विभाजित का बात करेगा। अगर वह संख्या, कोई भी संख्या अगर आप लोग को दिया जा रहा है, अगर वो 2 और 3 से विभाजित है, इसका मतलब वह संपूर्ण संख्या 6 से विभाजित होगा ही होगा, 100%। ठीक है, दावा के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा था संख्या 744 6 से पूर्णतः विभक्त है अथवा नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 2 और 3 से पता करना। 2 से आप लोग को 744 को आप लोग को 2 से पहले भाग देना है। तो आप लोग को अभी तो 2 वाला विभाज्यता नियम बताए थे कि जिसके अंत में क्या होगा, जिसके अंत में 0 2 4 8 6 इस तरह से हो, वो पूरा तरह से 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब इसके लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 से, तो ये 100% सर विभाजित है। सर अब 3 बताइए, 3 वाला ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो 3 वाला देखते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं, 7 + 4 + 4
जोड़ लीजिए, 7 4 कितना होता है 11, 11 4 15, इसका मतलब सर 15 तो 3 से कट ही जाता है, इसका मतलब सर ये 3 से विभाजित है। अब 3 से विभाजित है, अगर 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब सीधा सीधी 744 जो है वह 6 से पूरा तरह से विभाजित है। समझ में आ गया? हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अब आते हैं हम लोग 5 से। 5 से विभाजित का बात करते हैं। 5 में कुछ नहीं है, आप लोग को बताए थे, जहां अंतिम में यूनिट डिजिट सबसे लास्ट वाला, मतलब सबसे दायां तरफ वाला, जहां आपको 5 दिखे या 0 दिखे, कसम से उसको क्या कीजिएगा, वो 5 से कट जाएगा फटाक से। जहां भी आपको 0 या 5, 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5, इस तरह आप लोग को 5 वाला याद रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। 0 5 जहां भी दिखे लास्ट में, आपका वो 100% 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। जिससे मैं क्या क्वेश्चन एग्जांपल में देख लीजिए, आपका 12,225 दिया गया था, तो लास्ट में 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये विभाजित है, सीधा सीधे हटाइए, कोई टेंशन नहीं है, झंझट ही नहीं है, ठीक है, ये एकदम विभाजित है सर। अब आते हैं हम लोग 10। तो 10 में है हम लोग बस नहीं, अभी और आगे बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 10 में क्या था, तो 10 से कुछ नहीं था। 10 में आपका जहां भी आपको 0 दिखे, अंतिम अंक जहां 0 दिखे वो 10 से पूर्णतः विभाजित है। इसको देख लीजिए, यहां 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये 10 से विभाजित है। ये भी देख लीजिए, अगर आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा है तो आप लोग थोड़ा भागा, अगर आप लोग जानते हैं तो भागा इसको दीजिए बढ़िया से, और जांच करके आप लोग 10 से देख लीजिए, आप लोग को पता लगेगा कि इसका जो शेषफल आ रहा है वो क्या आ रहा है, मतलब कि 0 आएगा शेषफल तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भागा देके देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 7 से। ये छोड़ दिए थे ना, ये बोले थे कि आपको बताएंगे क्वेश्चन के साथ, तो क्वेश्चन के साथ हम लोग आज करने वाले हैं इसको 7 वाला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बढ़िया से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आदमी भूल जाता है, सब कोई भूलता है, ऐसा नहीं कि आप लोग अभी याद कर लीजिएगा तो एग्जाम तक याद रहेगा, नहीं, एग्जाम तक आप लोग को ये वाला जरूर याद करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, तो 7 वाला लोग भूल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, कुछ नहीं इसमें है क्या चीज, 7 वाला डिविजिबल क्या है, इसका नियम है। तो इसका नियम कुछ नहीं है, कोई भी जैसे संख्या दिया गया है, ठीक है, तो उस संख्या के जो लास्ट वाला होता है ना, लास्ट वाला अंक, ठीक है, वो लास्ट वाला अंक को 2 गुना करना है आपको। जैसे यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, तो 1 गुने 2 करना है, और 2 एक मतलब 1 और 1 इंटू 2 कितना होता है, तो 2, मतलब 1 इंटू 2 कितना होता है, 2, ठीक है। तो ये 2 हो गया। अंतिम अंक को क्या करना है, 2 गुना सबसे पहले करना है। उसके बाद बची हुई संख्या क्या रह गया, ये वाला बचा हुआ आपका रह गया 100। तो बची हुई संख्या में जो संख्या भी गुना, मतलब कि गुना से प्राप्त हुआ है, उसमें घटा देना है। तो मेरे पास 100 बचा था, तो 100 में ये 2 जो आया था उसको घटा देना है, तो हमारा 98 आ गया। अगर ये 98 7 से कट जाता है, अगर ये 98 7 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या जो होगा 1001, ये पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा ही होगा 100%, ठीक है। उसी प्रकार ये 154 वाला कीजिए। 154 में कुछ नहीं करना है, अंतिम संख्या उठाइए, अंतिम संख्या उठा के आपको 4 इंटू 2 करना है, और इधर आपका 8 हो गया, ठीक है। अब 8 हो गया, 15 बचा हमारा बची हुई संख्या, तो 15 इंटू कर 15 माइनस 8 कर दीजिए। अब 15 माइनस 8 कितना होता है, 7। अब 7 से तो एकदम कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो होगा, ठीक है, 154, ये भी 7 से पूरा तरह से विभाजित है, ठीक है। चलते हैं, तो चलिए और हम लोग चलते हैं बढ़िया से। अब हम लोग करने वाले हैं 11 से, ठीक है। तो 11 के बारे में देखेंगे, 11 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, बढ़िया जानेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा इसको जो लिखा हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसको अच्छा से एक बार आप लोग पढ़िएगा, और हम भी साथ में करते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है कि यदि किसी संख्या के विषम स्थान अभी एग्जांपल में हम लोग चलेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। विषम स्थानों पर स्थित अंक का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में अंतर कितना है, ठीक है, इसके बारे में। तो अगर वो अंतर 0 हो जाता है, ठीक है, 0 हो जाता है, या फिर 11 से वह विभाज्य हो, मतलब वो जो आने वाला जो अंतर है वो अगर 11 से विभाज्य होगा, इसका मतलब संपूर्ण संख्या जो होगा वो 11 से 100% विभाज्य होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल से, और बढ़िया से समझ में आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है कि हमारा एग्जाम्पल है 13,574 11 से पूर्णतः विभक्त है या मतलब या नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे गलतियां हैं, यहाँ पे देखिए 8 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, हाँ। तो देखिए ये 3 है, ठीक है, तो ये 13,500
आपका 74 है। ठीक है, तो इसमें विषम स्थान आपका सबसे पहले जानना है, तो विषम स्थान क्या क्या है। तो विषम स्थान आप लोग के विषम संख्या पहले जानते होंगे 1 3 5 7 इस तरह से। ठीक है, तो उसी प्रकार उसका विषम स्थान है, कुछ नहीं है। तो विषम स्थान सबसे पहला ये 1 नंबर में है, फिर ये 3 नंबर में है, इसी प्रकार ये 5 नंबर में है। तो ये तीनों को उठा के देखिए यहाँ पे जोड़ दिया गया है। अब जोड़ने पे हमारा 10 आ गया है। अच्छा, सम संख्या पे देखना है, सम स्थान पे, तो सम स्थान पे 3 है और इधर आपका 7 है। ठीक है, तो ये दोनों देखिए जोड़ दिया गया है। अब जोड़ने पे ये 10 आ गया। अब दोनों को क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर आपका ये माइनस वाला होता है। ठीक है, तो माइनस करके देखना है। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या पूरा जो होने वाला है, जो हमारा ये संख्या था, ये पूरा तरह से क्या है, 11 से विभक्त है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इकाई अंक ज्ञात करना, जो लगभग लगभग आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि इतना बार बोल ही दिए ना। तो आप लोग को ये लंबा लिखा हुआ कुछ नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी दिखने में लगेगा, लेकिन उस पर छोड़ के आप लोग ये पिक्चर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ये पिक्चर आप लोग, ठीक है, ट्रेलर समझना है, फिल्म तो बाद में अपने ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ट्रेलर्स केवल समझ जाइए। तो आप लोग एक चीज जानते हैं, एक आपका दायां हाथ है, एक आपका बायां हाथ है। तो दायां हाथ जिधर आप मोबाइल लेके बैठे होंगे या फिर जिसमें आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, उसमें आप अपने हाथ को एक तरफ दायां हाथ उठाइए, एक तरफ बायां हाथ उठाइए। ठीक है, तो जिधर आपका दायां हाथ दिखेगा, ठीक है, तो कोई भी संख्या के जिधर दायां से शुरुआत हो, तो दायां वाला जो सबसे पहला अंक होगा, कोई भी संख्या का जो सबसे पहला अंक होगा, वही आपका इकाई अंक होगा। पहला इकाई अंक होगा, दूसरा दहाई होगा, तीसरा सैकड़ा होगा, चौथा हजार होगा। उसी प्रकार 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ होगा। जैसे में थोड़ा बताते हैं, तो जैसे में आप लोग देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं, जैसे कुछ भी देख लीजिए। जैसे में आप ले लीजिए 5 7 6 8 9 15 सॉरी, हाँ 15 भी ले लो, नियर 9, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले क्या बोले थे, तो आपको जानना है सबसे पहले दायां और बायां। तो दायां आपका ये हिस्सा आपका दायां हो गया। ठीक है, ये दायां हो गया, इधर वाला इधर से बायां हो गया। ठीक है, तो इधर आपका दायां तरफ से जो सबसे पहला ये दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहले जो ये दिख रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका क्या होगा, इकाई अंक। ठीक है, जिसको यूनिट डिजिट कहते हैं। ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन इकाई अंक से होने वाला। इकाई अंक पूछ देगा कि जोड़ने पे इकाई अंक बताइए, घटाने पे इकाई अंक, बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, तो देखिए, और हम लोग ये गुना करके देखिए, इसमें गुना आप लोग करने आता है, तो आपको सिंपल सी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 15 और 17, मतलब कि यहाँ 15 और 17 जरूर है, लेकिन कुछ नहीं, उधर ध्यान ही नहीं देना है आपको। इसका ये इकाई अंक वाला मतलब कि 15 का 5 वाला पे ध्यान देना है। ठीक है, सॉरी यार, रुको थोड़ा सा, 1 मिनट रुको, यहां से बढ़िया से हम लोग करते हैं थोड़ा सा। 15, तो 15 के ये हम लोग लास्ट वाला 5 देखेंगे, और 17 का यहाँ पे लास्ट वाला 7 देखेंगे। बस इकाई अंक में आपको वो गुना करने बोलता है, तो यही दो ध्यान देना। जोड़ने भी बोलता है, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे आपको 15 प्लस 17 जोड़ने भी बोल दे, तो कुछ नहीं, यही दोनों पे ध्यान देना है। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो 5 इंटू 7 करना है आपको, गुना करना है 5 इंटू 7, 15 इंटू 7 नहीं करना है, 5 इंटू 7 केवल करना है जब यूनिट डिजिट पूछे। तो 7 25 कितना होता है, 35, इसका 35, तो इसके 35 में भी सबसे लास्ट वाला देखना है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला जो हो गया, यही आपका यूनिट डिजिट हो गया। अगर जोड़ने में देखना है तो जोड़ने में आप जोड़ दीजिए, कुछ नहीं, ये 15 और 17 नहीं जोड़ना है, केवल 5 और 7 जोड़ना है। तो 5 और 7 आपको जोड़ने आता है, तो आप लोग जोड़ने जानते होंगे, तो आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 आ जाएगा, तो 12 भी नहीं ध्यान देना, केवल ये लास्ट वाला 2, यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, और बस अब आप लोग का काम है कि आप बताइए, कि कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा, और जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है उसको बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग एकदम लगातार मेहनत हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा बहुत हम लोग पे भी ध्यान दीजिए। और जो इस वीडियो के नीचे थोड़ा सा लाल कलर के कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, चमकता उमकता, उसको टिपने पर एकदम मजा भी आता है। तो आपको उसको सब्सक्राइब बटन जिसको कहते हैं, उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कृपया फिर से सब्सक्राइब ना कीजिएगा, नहीं तो घाटा लग जाएगा। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो होता है, ठीक है, नोटिफिकेशन होता है, वो आप तक एकदम आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो कुछ नहीं, जो भी हमारा होने वाला है क्लासेस, वो आप लगातार आपके पास पहुंच रहा है। और हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में होगा, वो नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और प्रैक्टिस तो पता ही कि अलग ही लेवल में होने होता है। ठीक है, हमारा तो प्रैक्टिस करेंगे। मैथ थोड़ा सा है, कुछ नहीं, मैथ डिफिकल्ट नहीं बोल रहे हम, ठीक है, लेकिन मैथ थोड़ा सा अपने आप में पावर है इसका। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में फिलहाल उतना पावर नहीं है, रीजनिंग का सबसे ज्यादा पावर है। ठीक है, मैथ में भी अपना, मैथ को भी पावर है, ठीक है, अपने क्षेत्र में। लेकिन कोई नहीं, हम लोग मिलते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्लास में, चलेंगे और बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।